ईपीएफ विड्रॉल और उसके टैक्सेशन को लेकर के बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अराउंड मोर देन 90% जो लोग पीएफ विड्रॉल करते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि विड्रॉल की कंडीशंस क्या हैं और उससे रिलेटेड टैक्सेशन क्या है। सो हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड जो 5 ईयर्स का गोल्डन रूल है वो क्या है और टीडीएस किस किस कंडीशन में कितना कितना कटता है, कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे आप 5 साल के अंदर अगर आप पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, और ईपीएफ विड्रॉल के केस में टैक्सेशन कैसे होता है, इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, अगर आप अपने इनकम में दिखाना चाहते हैं तो उसको कैसे किन किन सिनेरियो में उस पर टैक्स लगेगा, किन किन सिनेरियो में टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्स डिडक्शन नहीं चाहते हैं तो फॉर्म 121 कैसे फाइल करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हम समझेंगे, और जो की डॉक्यूमेंट्स और कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको स्मूथ पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं पीएफ विड्रॉल और उससे टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स को। स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि 5 ईयर का गोल्डन रूल क्या है। हमें ये ध्यान देना होगा कि जब भी पीएफ विड्रॉल करना हम चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि अगर हमारा कंटिन्यूअस सर्विस पीरियड मोर देन 5 ईयर्स है तब तो फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर 5 साल से पहले आपने पीएफ विड्रॉ कर लिया, कंटिन्यूअस सर्विस पीरियड से जो 5 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस पीरियड है उससे पहले आपने विड्रॉ कर लिया, उस केस में आपको टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। 5 ईयर्स काउंट कैसे करते हैं? ध्यान रखिए कि इससे सपोज करिए आज आपने जॉब स्टार्ट किया तो आज से 5 साल तक अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं जॉब, या बीच में गैप भी होता है तो भी वो 5 ईयर्स कंटिन्यूएशन में काउंट किया जाएगा, सब्जेक्ट टू कि आपका पीएफ बीच में कभी भी विड्रॉ नहीं किया हुआ है आपने। अगर मान लीजिए आपने पीएफ विड्रॉ कर लिया, ठीक है, वो जो पीरियड था, जिस पीरियड का आपने पीएफ विड्रॉ किया वो आपके फिर कंटिन्यूएशन पीरियड में काउंट नहीं होगा। सपोज करिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक कंपनी में 3 साल काम किया और उसका पीएफ विड्रॉ कर लिया, फिर आपने दूसरी कंपनी में 2 ईयर्स काम किया, कंटिन्यूअस सर्विस और पीरियड जो होगा वो 2 ईयर्स ही रहेगा। 3 ईयर्स जो आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ जो पीएफ डिडक्ट किया था उसको विड्रॉ कर लिया था वो काउंट नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है पीएफ विड्रॉल हमें तब तक नहीं करना है जब तक कोई नीड ना आ गई हो। आपको ध्यान रखना है कि पीएफ का विड्रॉल हम तभी करें जब हमारा नीड हो, नहीं तो उस केस में आपको क्या करना है कि पीएफ को प्रीवियस एम्प्लॉयर के यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करके अपने करंट एम्प्लॉयर के पास लेके चले जाना है। वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अगर आपने पीएफ ट्रांसफ़र कर लिया सेकंड एम्प्लॉयर के पास में, तो जो प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ आपकी जो पीरियड थी, सर्विस पीरियड था, वो जो है वो काउंट हो जाएगा। ओवरऑल काउंटिंग जो है 3 ईयर्स जो अपना प्रीवियस एम्प्लॉयर का था प्लस 2 ईयर्स जो करंट एम्प्लॉयर के साथ किया आपने, तो 5 ईयर्स ऐसे काउंट होगा। इसके बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं 5 ईयर्स के बाद तो फिर टैक्स की लायबिलिटी 0 होगी। अब समझ लेते हैं कि टीडीएस डिडक्शंस का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, किस सिनारियो में जो है ईपीएफ डिपार्टमेंट टीडीएस डिडक्ट करता है। हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब सर्विस लेस देन 5 ईयर्स है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप अमाउंट विड्रॉ कितना कर रहे हैं और पैन की अवेलेबिलिटी कितनी है। सपोज करिए अगर मैं मल्टीपल सिनेरियो लेता हूं, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस सिनेरियो में कितना कितना टीडीएस कटेगा। सपोज करिए कि सिनेरियो एक है कि अमाउंट जो है जो आप विड्रॉ कर रहे हैं वो लेस देन 50,000 रुपीज़ है और पैन स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो सबमिटेड हो या नॉट सबमिटेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 50,000 से कम का विड्रॉल है तो उस केस में किसी भी कंडीशन में ईपीएफ डिपार्टमेंट टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। टैक्सेबिलिटी एक अलग मैटर हो गया, बट टीडीएस डिडक्शन की हम बात करें, टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। अगर मोर देन 50,000 रुपीज़ है और पैन सबमिटेड है, आपने पैन सबमिट किया है, तो फ्लैट 10% से टीडीएस डिडक्ट करेगा और टैक्सेबिलिटी जो है वो आपके इनकम के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि अमाउंट मोर देन 50,000 रुपीज़ है बट आपने पैन सबमिट नहीं किया, उस केस में मैक्सिमम मार्जिनल जो रेट होता है यानी कि 30% प्लस सेस प्लस सरचार्ज जो है वो 34.6% के अकॉर्डिंगली टैक्स काट करके आपको टीडीएस काट करके आपको जमा कर देता है। टीडीएस एक बार डिडक्ट हो जाएगा तो फिर डिपार्टमेंट आपको
जो है वो 26 ईयर्स में डिपॉजिट 26 ईयर्स में दिखने लग जाएगा आफ्टर डिपॉजिट ऑफ द TDS अमाउंट बाय द EPF डिपार्टमेंट। हम बात कर रहे थे गोल्डन रूल 5 ईयर्स की। सो 5 ईयर्स कंटिन्यूएशन पीरियड नहीं है, अगर आप PF विड्रॉ करते हैं तो इंटायरली टैक्सेबल होता है, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे गवर्नमेंट ये कहती है या डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपको अगर इस कंडीशन में PF विड्रॉल करना पड़ रहा है तो फिर जो है TDS या टैक्स की लायबिलिटी, TDS की लायबिलिटी जो सेपरेट थिंग, टैक्स की लायबिलिटी जो है वो नहीं होगी। वो क्या क्या कंडीशंस हैं, जैसे जॉब लॉस हो गया या रिट्रेंचमेंट हो गया, आपको निकाल दिया गया जॉब से, उस केस में अगर PF विड्रॉल करते हैं तो आपको टैक्सेशन की लायबिलिटी नहीं होगी, टैक्स नहीं लगेगा। TDS मे बी डिडक्टेड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड पैन स्टेटस, लेकिन आपको टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होगा। आप TDS जो डिडक्ट होगा उसको इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है इलनेस। अगर आप बीमार हैं, ऐसी कंडीशन है जहाँ पे या तो आप हैं, सीरियस इलनेस है आपकी, या फैमिली में किसी मेंबर की सीरियस इलनेस है, तो उस केस में आप मेडिकल हेल्प के लिए आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और विड्रॉ कर लिए। एम्प्लॉयर क्लोज हो गया, जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे वो कंपनी शट डाउन हो गई, कंपनी बंद हो गई, उस केस में आप विड्रॉ कर सकते हैं। रीज़न ऐसा है कि जो आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेज है जहाँ पे आपके कंट्रोल से बाहर है, आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं, सो उस केस में भी आप PF का विड्रॉल कर सकते हैं और उस केस में आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ EPF कंपोनेंट। तो देखिए EPF कंपोनेंट में प्राइमरली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो EPF का अमाउंट होता है और एक इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। इन दो में फर्दर 2 डिस्ट्रीब्यूट होता है। EPF में एक आपका कंट्रीब्यूशन यानी कि जो एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन, और सेकंड जो होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, फिर दोनों के ऊपर इंटरेस्ट का। तो टोटल अगर देखें तो 4 कंपोनेंट हो गए, एक आपका कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर इंटरेस्ट और एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर इंटरेस्ट। सो इन चारों कंडीशंस या चारों कंपोनेंट्स की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो पहला कंपोनेंट है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। सो ये हो गया जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, 12% ऑफ बेसिक प्लस DA जो होता है वो जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं और उसका जो है आप ATC में बेनिफिट लेते हैं। जनरली ये टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने ATC में डिडक्शन अवेल किया है और 5 साल से पहले विड्रॉ कर लिया आपने, तो फिर उतना पोर्शन जितना आपने डिडक्शन क्लेम किया है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर अदरवाइज 5 साल से ऊपर है तो ये टैक्सेबल नहीं होता है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो आपने अपना कंट्रीब्यूशन डाला है उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट ऑन हुआ है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा अगर आपने 5 ईयर्स से पहले विड्रॉ कर लिया तो, ठीक है। और ये जो होगा स्लैब रेट जो भी होगा आपका, उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स हो जाएगा। अगर 5 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो ये भी जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है आपके कंट्रीब्यूशन पे वो टैक्स नहीं होगा। थर्ड कंट्रीब्यूशन आप जो एम्प्लॉयर करता है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस केस में क्या है कि वो जो कंट्रीब्यूशन अगर आपने 5 साल से पहले विड्रॉ कर लिया वो जो है आपका सैलरी के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 5 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये भी जो है आपके सैलरी इनकम में टैक्स हो जाएगा अगर विद इन 5 ईयर्स ऑफ सर्विस जो है आप इसको विड्रॉ करते हैं तो ये फुली टैक्सेबल है, वो एज पर स्लैब आपको टैक्स लग जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। TDS जो कटेगा वो तो कटेगा ही, हो सकता है TDS कटेगा किसी केस में, यानी कि जहाँ पे टैक्सेबल नहीं है आपकी इनकम वहाँ पे आपको रिफंड मिल जाएगा। जहाँ पे आपकी इनकम टैक्सेबल है वहाँ पे हो सकता है कि आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि 10% का इन केस ऑफ पैन, अगर आपने पैन सबमिट किया तो 10% TDS डिडक्ट होता है। उस केस में क्या होगा कि आपको अगर आप 20% या 30% के टैक्स ब्रैकेट में चले गए तो आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ सकता है अगर विद इन 5 ईयर्स में आपने विड्रॉ किया तो। देखिए ऐसे कंडीशंस जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा टैक्स बनता ही नहीं है, ठीक है, सो हम PF विड्रॉ करें तो उस पर TDS ना कटे। सो उसके लिए फॉर्म 121 होता है, फॉर्म 121 फाइल करिए आप और EPF डिपार्टमेंट के यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। फॉर्म 121 कैसे फाइल करते हैं हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। इन डिटेल फॉर्म के सारे कंपोनेंट को हमने उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे फॉर्म 121 फाइल करते हैं। कुछ की डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको PF विड्रॉल स्मूथ इंश्योर करने के लिए
आपको इंश्योर करना होता है कि ये सारे कंप्लायंसेस, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑन रिकॉर्ड हों। जैसे मान लीजिए आपका पैन कार्ड हो गया, वो अपडेटेड होना चाहिए, आधार अपडेटेड होना चाहिए, कैंसिल चेक वहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, वो होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए एक्सेप्शनल केसेज हैं जो लेस देन 5 ईयर्स में अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पे टैक्सेशन नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस के लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, अगर आप टीडीएस डिडक्शन नहीं चाहते हैं तो फॉर्म 121 चाहिए होता है। सो ये सारे कंप्लायंसेस करके और आप जो है अपना पीएफ को स्मूथली विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए एट द टाइम ऑफ पीएफ विड्रॉल या ड्यूरिंग द सर्विस, वो हम आपको बताते हैं। सो पहला है विड्रॉइंग पीएफ इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग व्हेन स्विचिंग जॉब्स। तो जब भी आप जॉब स्विच कर रहे हैं, आप पीएफ विड्रॉ मत करिए, आप जो है उसको ट्रांसफर कर लीजिए। सेकेंड है नॉट सबमिटिंग पैन टू ईपीएफओ। पैन हरदम इंश्योर करिए कि पैन सबमिटेड हो, फॉर्म 121 फाइल करके रखें। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस के लिए डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करके रखें, सॉलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, और पीएफ विड्रॉल कई बार हमने देखा कि लोग आईटीआर में डिक्लेयर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं पीएफ विड्रॉल को डिक्लेयर करना। अगर एग्जम्प्टेड भी है तो भी आपको, अगर टैक्सेबल नहीं है, अगर मान लीजिए आप मोर देन 5 ईयर्स के बाद विड्रॉ कर रहे हैं, टैक्सेबल नहीं है, उस केस में भी आपको ये एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर में डिक्लेयर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आप इंश्योर करिए कि टीडीएस एड करता है तो 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी सो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।